हमेशा से ही भारतवर्ष को किलों का देश कहा गया है। पूरे भारत में ही हमें बहुत से किले देखने को मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत में इनकी काफ़ी अधिकता है। आज हम एक ऐसे ही सबसे महत्वपूर्ण किले में से एक चित्तौड़गढ़ किले के बारे में बात करने वाले हैं। यह किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन की धरोहर माना जाता है। यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। इस किले का निर्माण मौर्य शासकों द्वारा करवाया गया था। 7वीं शताब्दी से यह किला राजस्थान का गौरव बढ़ा रहा है। इस किले के आकार के बारे में अगर बात की जाए तो यह लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। यह किला राजस्थान में मेसा पठार पर स्थित है और अपने विशाल का आकार और भव्यता सौंदर्य के कारण इसे 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। फिलहाल इस किले को चित्तौड़गढ़ में प्राचीन कलाकृति का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत उदाहरण माना गया है। तो आइए जानते हैं इस भारत के इस सबसे बड़े किले के इतिहास और इससे जुड़े रोचक तथ्यों को। खूबसूरत और भव्य किले का निर्माण कब और किसने करवाया था, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में भी यह किला मौजूद था। इसके अलावा इतिहास से जुड़े लोगों की बात माने तो इस किले का निर्माण है वो मौर्य वंश के शासकों ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। माना जाता है कि मौर्य शासक राजा चित्रांग ने इस किले का निर्माण करवाया और शुरुआत में इसका नाम चित्रकोट रखा गया था। इसके बाद मेवाड़ के गोहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मौर्य साम्राज्य के सबसे आखिरी शासक से युद्ध में इस किले को जीत लिया था। यह बात लगभग 8वीं शताब्दी की है। वहीं इसके बाद मालवा के राजा मुंज ने इस दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर यह किला गुजरात के महाशक्तिशाली शासक सिद्धराज जयसिंह के अधीन रहा। 12वीं सदी में एक बार फिर इसी राजवंश ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था। यह किला अलग अलग समय पर मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परमार वंश के शासकों के अधीन रह चुका है। राजस्थान की आन बान और शान में बढ़ावा करने वाले इस ऐतिहासिक किले ने कई हमलों और युद्धों की मार झेली है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमेशा से ही इस किले की सुरक्षा की है। चित्तौड़गढ़ किले पर 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच लगभग 3 घातक आक्रमण हुए हैं। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। माना जाता है कि रानी पद्मावती की खूबसूरती को लेकर खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था, लेकिन वह पद्मावती को कभी प्राप्त नहीं कर सका। वह पद्मावती को साथ ले जाना चाहता था। जब रानी पद्मावती ने इसके साथ जाने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए हमला बोल दिया था, जिसके बाद अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध रानी पद्मावती के पति राजा रतन सिंह और उनकी सेनाओं ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी से इस युद्ध में हार माने जाने के बाद भी रानी पद्मावती ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उन्होंने अपने राजपूती साहस की मिसाल देते हुए करीब 16,000 रानी दासी व बच्चों के साथ जौहर किया। इसके बाद 1535 में बहादुर शाह ने आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने 13,000 रानियों के साथ जौहर किया। इसके बाद प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया। इस किले को अपने अधीन कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ के राजा उदय सिंह ने अकबर के खिलाफ कोई भी संघर्ष नहीं किया, इसके लिए ये पलायन कर दिया था। बाद में राजा उदय सिंह ने ही शहर उदयपुर की स्थापना की, लेकिन जयमल और पता के नेतृत्व में बहुत से राजपूतों ने अकबर के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय दिया और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन इस लड़ाई में वह इसके किले को बचाने में असफल रहे और अपनी जान गंवानी पड़ी। अब बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। सारंगपुर की लड़ाई में महाराणा कुंभा की विजय हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के मध्य करवाया गया था। यह राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह के रूप में शामिल है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। यह 9 मंजिला है। इसके वास्तुकार की अगर बात की जाए तो मंडन और जेता व उसके पुत्र नापा व पुंजा के द्वारा किया गया है। विष्णु ध्वज भी इसे कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 122 फीट ऊंचा, चौड़ाई 30 फीट और 9 मंजिला इमारत है। इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला की बारीक एवं सुंदर कारीगरी का नायाब नमूना है, जो
नीचे से चौड़ा, बीच में से संकरा एवं ऊपर से पुनः चौड़ा डमरू के आकार का है। इसमें ऊपर तक जाने के लिए 157 सीढ़ियां बनी हुई है। स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपने समय के महान वास्तुकार मंडन के मार्गदर्शन में उनके बनाए नक्शे के आधार पर करवाया था। इस स्तंभ के आंतरिक तथा बाह्य भागों पर भारतीय देवी देवताओं अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री, हरिहर, पितामह विष्णु के विभिन्न अवतारों तथा रामायण महाभारत की पात्रों की सैकड़ों मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इसके साथ ही देवी मातृकाओं, प्रतिमाओं, जीतुओं, नदियों, जनजीवन की झांकियां का सुंदर अंकन इस पर देखने को मिलता है। 1852 में इस पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था, तब महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। अब हम जा रहे हैं प्राचीन शनिदेव मंदिर की तरफ। अब हम चलते हैं जौहर स्थल की तरफ, जहां पर चित्तौड़गढ़ के जौहर हुए थे। पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी रघुवंशी के नेतृत्व में जौहर किया गया था। दूसरा जौहर है वो राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्मावती के द्वारा 8 मार्च 1534 में हुआ था। तीसरा जौहर है वो राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ जौहर किया गया था। यह वही स्थान है दोस्तों, अभी सरकार के द्वारा इसे जौहर स्थल घोषित कर दिया गया है, लेकिन वास्तविक जौहर है वो शायद यहाँ पे नहीं हुआ था। वो अलग एक गुफा के तहत वो रास्ता जाता है, वहाँ पे हुआ था। वो स्थान अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन अब सरकार के द्वारा यह स्थान घोषित कर दिया गया है कि जौहर स्थल के रूप में जौहर यहाँ पे हुआ था। लेकिन वास्तविकता में जो जौहर था वो जौहर कुंड अलग था, लेकिन ये स्थान अभी सरकार के द्वारा निश्चित किया गया कि जौहर कुंड यहाँ था। तो दोस्तों यही मान के चलते हैं कि जौहर स्थल यही है। ये हम आ गए हैं प्राचीन शनिदेव मंदिर की तरफ। ये प्राचीन शनिदेव मंदिर है। अनेक कलाकृतियों के माध्यम से इसकी बनावट बनाई गई है। बहुत प्राचीन मंदिर है, शनिदेव का है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर हम अभी चल रहे हैं। ये प्राचीन निर्माणाधीन है कलाकृतियाँ, जो कि क्योंकि पिछले 3 बार आक्रमण बहुत ही कम समय में चित्तौड़गढ़ दुर्ग ने देखे हैं। 3 बार जौहर हुए हैं, तो इनका निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा पाए थे। इस गौमुख जलाशय के पास से अगर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ शहर पूरा दिखता है। चित्तौड़गढ़ का बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। यह जलाशय इतने ही पानी से हमेशा भरा रहता है और इसमें निरंतर पानी गिरता रहता है, लेकिन वो पानी कहाँ से आ रहा है इसका अभी आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका है। अब हम पहुँच गए हैं पद्मिनी महल। जी हाँ दोस्तों, पद्मिनी महल के बारे में विस्तार से जानेंगे। जल निकायों के बीच स्थिति यह वह स्थान है जहां अलाउद्दीन को महाराणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी की दर्पण छवि देखने की अनुमति दी गई थी। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि अलाउद्दीन पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित हो गया था और उसे जीतने की इच्छा ने उसे चित्तौड़गढ़ को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद हुए युद्ध में महाराणा रतन सिंह मारे गए और रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 में लिखी गई कविता पद्मावती में भव्य रानी का सुंदर वर्णन पाया जा सकता है। हालांकि इस बात पर बहस चल रही है कि प्रसिद्ध कवि का काम वास्तविकता से प्रेरित था या पूरी तरह से काल्पनिक था। राजस्थान की लोक कथाओं में चित्तौड़ की आकर्षक रानी का वर्णन श्रीलंका की राजकुमारी के रूप में किया गया है, जिन्होंने राजपूती शासक रावल रतन सिंह से शादी की और फिर चित्तौड़गढ़ चली गई।
जिस चीज़ ने रानी को इतिहास में अमर बना दिया है वह थी उनकी बेदाग सुंदरता, चातुर्य और वीरता। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जाल में फंसने के बजाय खुद का बलिदान देना बेहतर समझा। आज पद्मावती को राजस्थान में लोक कथाओं और गाथाओं में याद किया जाता है। पद्मावती का महल एक रानी पद्मिनी का शाही घर था जो अपनी अतुलनीय सुंदरता के लिए जाना जाता था। महान चित्तौड़गढ़ किले में स्थित 12वीं शताब्दी का यह महल विभिन्न कारणों से खड़ा है, जिसमें बेहतरीन वास्तुकला, जटिल नक्काशी और महल के आसपास के शानदार प्राकृतिक दृश्य शामिल है। महल परिसर के अंदर कमल का तालाब अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यही तालाब पर अलाउद्दीन खिलजी को झील के पानी में पद्मावती का प्रतिबिंब देखने की अनुमति दी गई थी। रानी पद्मिनी श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की बेटी और रावल रतन सिंह की पत्नी थी। रावल रतन सिंह ने पद्मिनी के आकर्षण, सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में कहानियां सुनी थी और जब वह सिंगल की खोज के दौरान उनसे मिले तो उन मंत्रमुग्ध हो गए। इसलिए उसने उनसे शादी की और उसे चित्तौड़गढ़ ले आए। पद्मिनी महल वह जगह है जहां वह जीवन भर रही। एक किंवदंती के अनुसार राघव चेतन नामक के संगीतकार को राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। बदले की भावना से आहत होकर राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से मिले और उनकी सुंदरता की इस हद तक प्रशंसा की कि अलाउद्दीन उसे देखने के लिए तरस गया। खिलजी ने रावल रतन सिंह को रानी पद्मिनी के दर्शन कराने के लिए भी धोखा दिया, जिससे राजपूत घृणा करते थे, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सके। रानी पद्मिनी दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाने के लिए सहमत हो गई। हालांकि खिलजी संतुष्ट नहीं था और उसने किले पर कब्जा करना और रानी पद्मिनी का अपहरण करना चाहा। राजपूतों ने अपने किले और अपनी महिलाओं को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया, लेकिन रावल रतन सिंह युद्ध में मारे गए। किले के अंदर महिलाओं ने खिलजी और उसके अनुयायियों को उनके साथ दुर्व्यवहार करने देने के बजाय अपने जीवन का बलिदान देने का फैसला किया। जैसे ही रानी पद्मिनी को रावल रतन सिंह की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने जौहर कुंड में छलांग लगा दी। बाकी महिलाओं ने भी